हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आज इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। आज की क्लास अभी से शुरू, ठीक है। चलिए देखें आज की कहानी, 21 कहानियों का सार संग्रह देखेंगे, समीक्षा क्या रहेगी, ठीक है। उसने कहा था कहानी। एक बात और है, जो कि पीछे की कहानियां कंप्लीट हो चुकी है उनको जाकर आप यूट्यूब पर देख लीजिए। इस चैनल में आपको बहुत सी पीछे की क्लास हो चुकी वो मिल जाएंगी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसने कहा था कहानी इनके द्वारा रचित है। इस कहानी के अंदर क्या क्या आगे देखिए। इनका जन्म समय कब माना गया है? 1883 में। इनका जन्म समय कब माना गया है? 1883 में। और जन्म देहावसान 1922 में। उनका पैतृक निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का गुलेर गांव था। आधुनिक हिंदी कहानी निबंध तथा समीक्षा एवं भाषा शास्त्र के विकास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का योगदान महत्वपूर्ण समझा जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है गुलेरी जी के बारे में, ठीक है। आगे देखिए। कहानीकार की हैसियत से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी। कौन कौन सी 3 कहानियां लिखी हैं? पहली कहानी सुख में जीवन 1911 ईस्वी में भारत मित्र में छपी थी, ठीक है। आपकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कोई 4 वर्ष बाद 1915 में छपी थी, ठीक है। आगे देखिए। सरस्वती पत्रिका में 16 भाग खंड, भाग 16 है, खंड 1 है और पृष्ठ 314 में प्रकाशित हुई। तीसरी कहानी बुद्धू का कांटा 1913 में प्रकाशित है, ठीक है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, सन वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए। आपके दो निबंध क्या है? दो निबंध दिए उनके, दो निबंध इसमें दिए हुए हैं। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ। मारेसी मारेसी मोही कुठाऊ, ठीक है। ये मुख्य 2 निबंध है। एक है कछुआ धर्म, ठीक है, ये मुख्य है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ इसमें। 1910 ईस्वी की सरस्वती के जयसिंह का काव्य। 1913 ईस्वी में सरस्वती में पृथ्वी राज विजय महाकाव्य। शीर्षक आगे 2 लेख उल्लेखनीय है। नागरी प्रचारणी पत्रिका की दूसरी जिल्द में प्रकाशित पुरानी हिंदी विषयक स्थापनाएं आपकी भाषा वैज्ञानिकता का परिचय देती है। यह निबंध हिंदी भाषा के इतिहास प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1900 ईस्वी के आसपास जयपुर में अपने संपादकत्व में समालोचक नाम का एक पत्र निकलवाया। 1920 ईस्वी में आप नागरी प्रचारणी सभा काशी की व्याकरण संशोधन समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्या आसपास जयपुर में भी एक संपादकत्व समालोचक नाम से एक पत्र भी निकलवाया। 1920 में क्या किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी की व्याकरण संशोधन समिति के सदस्य भी रहे। आगे पढ़े। आगे क्या है? काशी की नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका के संपादक भी रहे। उन्होंने धर्म, ज्योतिष, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, इतिहास आदि साहित्य आदि कई क्षेत्रों में गंभीर अध्ययन किया। इन क्षेत्रों में इन्होंने गंभीर अध्ययन किया। उसने कहा था कहानी का मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। पहली बार हिंदी के कथ्य चरित्र संवेदना की दृष्टि से नहीं वरन शिल्प और भाषा की दृष्टि से पूर्ण रूप से परिपक्वता नजर आती है कि कहानी पूर्ण रूप से परिपक्वता को दर्शाती है, ठीक है। यह रचना हिंदी की शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। इसमें यह यथार्थपूर्ण वातावरण में प्रेम तथा उदात्त स्वरूप की मार्मिक व्यंजना को दर्शाया गया है, ठीक है। आगे देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस कहानी के विषय में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं कि इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच
सुरुचि की मर्यादा, चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत ही निपुणता के साथ स्फुटित है। ठीक है, घटना इसकी ऐसी है कि जैसे बराबर हुआ करती है, उसके भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रगल्भता और वेदना की विभत्स की विवृति नहीं है। सुरुचि से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं बोल रही है, पात्रों को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसकी घटना ही, कहानी की घटना ही बता रही है, पात्रों को बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा, उसने कहा था कहानी का आरंभ चंचल मधुर है। ठीक है, अंत में जैसे सारी कहानी रस में डूब गई है। लैला सिंह पुरुषार्थी व्यक्तित्व से शक्ति प्राप्त कर अंत में बलिदान की करुणा कितनी गंभीर हो जाती है। शर्त, हरास, ओज, कारुण्य, इनके मिश्रण से इसका जो परिचय देता है वह अत्यंत ही प्रगाढ़ और उत्कृष्ट है। उसने कहा था कहानी क्या है, 5 खंडों में विभक्त है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 युद्ध स्थल आधारित है, एक अमृतसर पर। ठीक है, आगे देखिए, कहानी में युद्ध का वर्णन बड़ी सूझबूझ और तटस्थता से हुआ है। लेखक ने कहीं पर युद्ध का समर्थन नहीं किया, सिर्फ युद्ध की भयावहता का दृश्य चित्रित किया गया, क्योंकि कहानी का नायक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है, इसलिए अंग्रेजों का समर्थन दिखाई देता है। वैसे ये समर्थन भी अंग्रेजों का नहीं है, वरन यह भारतीय फौज का समर्थन है, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही है, जिसमें उसने कहा था का नायक लड़ रहा है। इस प्रकार प्रथम युद्ध की लैला सिंह के भावात्मक युद्ध का रंग को गाढ़ा करता है। ठीक है, भावनात्मक युद्ध के रंग को गाढ़ा करता है। आगे देखें कहानी में क्या बताया गया है, आगे देखते हैं। इस कहानी का केंद्रीय संवेदना प्रेम और विश्वास की भावना है। उसने कहा था कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर रच कथा विनाश में संबंधों के विश्वास को रेखांकित करती है। किशोरावस्था का सहज आकर्षण पवित्र स्नेह संबंध में परिणित होकर भावों के संसार में डूबता और उभरता विशुद्ध कर्तव्य भावना का स्वरूप कर लेता है। पूर्व दीप्ति शिल्प का सृजनात्मक प्रयोग महत्वपूर्ण इस कहानी में ये बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, नामवर जी के अनुसार कहानी के बारे में क्या कहा गया है। कहानी महत्वपूर्ण आंचलिकता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, आंचलिकता को दर्शाती है। यह कहानी आंचलिक भाषा, आंचलिक जीवन, आंचलिक गीत को लेकर चलती है। ठीक है, नामवर सिंह जी के द्वारा अलग अलग इनके कथन रहे, कथनों को याद करना जरूरी है, कथन पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इनके पात्रों की जानकारी देखिए, पात्र कौन कौन से इसमें, कहानी के पात्रों के बगैर तो कहानी को समझ में ही नहीं आ सकती। कथानायक और कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाला 12 वर्षीय लड़का, ये पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लैला सिंह, लैला सिंह की उम्र क्या है, 12 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितनी साधारण बात है, लेकिन एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं कहां से क्या दे दी। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी व कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाली 8 वर्षीय, ये दोनों की उम्र पूछ ली जाती है। ठीक है, हजारा सिंह कौन है, सेना का सूबेदार। बोधा सिंह कौन है, हजारा व सूबेदारनी का पुत्र। वजीरा सिंह कौन है, सेना का जवान। लेफ्टिनेंट साहब जर्मन जासूस। ओके, इतना एक कहानी के अंदर पढ़ने योग्य है। आगे अगली कहानी देखिए। ठीक है, बोरियत तो महसूस नहीं हो रही होगी, कहानी मतलब इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि इसके पढ़ने का मन अपने आप बन जाता है। और जो एग्जाम में पढ़ना है तो बोरियत हटानी पड़ेगी और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये याद रखना, पीछे की कहानियां भी है दी हुई है, वो यूट्यूब पर है, और वहां जाकर वो क्लासों को देख लो, तभी इस कहानियों का जो 21 कहानियों का स्वरूप समझ में आएगा। 21 कहानियां कंटिन्यू दी हुई है। ठीक है, अगली कहानी है आकाश द्वीप, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित, 30 जनवरी 1889 वाराणसी
उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल ये मुख्य कहानी संग्रह है। आगे देखिए, पहली कहानी ग्राम 1911 में। पहली कहानी ग्राम 1911 में। देखिए 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहला कहानी संग्रह क्या है? पहली कहानी तो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और कहानी संग्रह कौन सा 1912 में? छाया। और उसके बाद में आया प्रतिध्वनि 1926। ओके, फिर आकाशदीप 1929 और आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 ये मुख्य है। रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है। इस संकलनों में 69 मतलब कितनी कहानियां है? कुल 69 कहानियां हैं। आकाशदीप कहानी में कुल 19 कहानियां हैं। कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। ओके, ये लिख लीजिए। आकाशदीप कहानी शुरू करते हैं, इसका सार देखिए। चंपा और बुधगुप्त दोनों पहली बार बंदी के रूप में समुद्र नाव में मिलते हैं। फिर चंपा की प्रेरणा से बुधगुप्त पहले नाव की रस्सी काटकर उसे पोत से अलग कर देता है। फिर द्वंद्व युद्ध में नाविकों के नायक को पराजित कर नाव का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे उनमें प्रेम भाव जागृत होता है, परंतु ये जानकर बुधगुप्त ने चंपा के पिता की हत्या की है। इस आशंका के कारण चंपा बुधगुप्त से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देती है। बुधगुप्त चंपा द्वीप छोड़कर भारत चला जाता है। चंपा उसी द्वीप में आकाशदीप जलाती है। प्रेम और घृणा के द्वंद्वों में चंपा का एकाकी जीवन वर्ण करती है। ठीक है, इस कहानी के पात्र देखिए। चंपा और बुधगुप्त के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और बुधगुप्त चंपा को विवाह प्रस्ताव देता है, लेकिन वह ठुकरा देती है। बुधगुप्त को चंपा अपने पिता का प्यारा समझती है। ठीक है, नौका पर रहता है, तब उसे पिता भी जैसे नाव पर ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसके बारे में तब वह आशंका रहती है। अभी चंपा के बारे में देखिए, चंपा क्या कहना चाहती है। चंपा क्या कहना चाहती है? चंपा के बारे में बताया गया विशेषता। चरित्र पूछ लिया जाता है कहानी के अंदर, याद रखें। चंपा कहानी का मुख्य पात्र है, जो जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने चंपा को बंदी बना लिया। इसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, जिसकी मृत्यु जलदस्यु के कारण हुई। चंपा अपने पिता की मृत्यु का दोषी बुधगुप्त को मानती है, क्योंकि उसके आक्रमण से ही पिता ने जल समाधि ले लिया था। ठीक है, आगे देखिए कहानी। बुधगुप्त कहानी का नायक है, जो ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय है। वह बहादुर और वीर पुरुष है। इसी ने चंपा और स्वयं को मणिभद्र के चंगुल से आजाद करवाया। मुख्यतः यह जलदस्यु है, जिसका काम समुद्र में आने वाले जहाजों को लूटना। बाद में उसके अंदर चारित्रिक परिवर्तन होता है, वह लूट पाट छोड़कर व्यवहार करने लगता है। उसका एक प्रेमी रूप कहानी में उभर कर आता है। आगे देखिए, आगे कहानी के अंदर क्या है। अभी मणिभद्र कौन है इसमें? इस कहानी के अंदर मणिभद्र कौन है? कहानी का खलनायक, जिसने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बना लिया था। जया आदिवासी युक्ति, चंपा की सहयोगी, प्यार और घृणा का दमन चंपा के जीवन की सताई पीड़ा है। ठीक है, आकाशद्वीप कहानी में प्रेम का अंतर द्वंद्व बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आगे देखें कहानी। कहानी इंटरेस्टिंग अच्छी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे ना, कहानी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट जल्दी हो जाएंगी और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आसान तरीके से। फिर इसके क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्वेश्चनों पर इतनी प्रैक्टिस होगी कि हर आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे राइट क्वेश्चन होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कहानियों से। इस छोटी सी कथा को प्रसाद ने 7 भागों में बांट कर लिखा। यह नायिका प्रधान कहानी है। इस कहानी की नायिका चंपा है। इसमें समुद्री जीवन के परिवेश को ऐतिहासिक सौंदर्य से चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है इस कहानी का।
आकाशद्वीप कहानी का संपूर्ण परिवेश समुद्र का है। कहानी की सारी घटनाएं समुद्र के पोत या नौका में घटित होती है। कहानी के पात्र जब अपने पिछले जीवन की चर्चा करते हैं या विचार करते हैं तब वे भूमि पर आते हैं। ये मूलतः रोमांटिक अवसाद की कहानी है। इसकी नायिका चंपा और नायक बुधगुप्त है। हालांकि यह नायिका प्रधान कहानी है और इसे हिंदी में उसने गाथा की परंपरा की कहानी माना जाता है। यह नायिका प्रधान कहानी है और रोमांटिक अवसाद की कहानी माना गया है। नायिका चंपा बुधगुप्त इसमें मुख्य पात्र है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास लेकर कल मिलते हैं और तब तक आप इस कहानियों को देखें, पढ़ें और अच्छी तरह रिवीजन और रिवाइज कर लें और एग्जाम के लिए अच्छे से नोट्स बना लें ताकि एग्जाम में इस कहानियों को कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना मिले। ठीक है, अच्छे नोट्स, अपने नोट्स। धन्यवाद।